नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। यह चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में, चुनाव के मौके पर घोषणा पत्र का बहुत महत्व होता है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों का घोषणा पत्र इस दौरान जारी होता है और उसका इंतजार तमाम लोगों को होता है। आम लोग जो होते हैं वो देखना चाहते हैं कि आखिर चुनाव से पहले फला पार्टी जो है वो घोषणा पत्र में किस तरह के वादे करने जा रही है, क्या करेगी अगर चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी सत्ता में आती है। तो कांग्रेस ने कुछ दिन पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था। बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया आज, उसमें उसने अपना नाम दिया घोषणा पत्र का संकल्प पत्र। यानी बीजेपी कह रही है कि यह हमारा संकल्प है कि हम इन चीजों को करेंगे जो हमने इसमें लिखा है, जो इसमें हमने दर्ज कराया है। खास बात जो है, बीजेपी ने 3 शब्दों का एक मंत्र दिया है, राष्ट्रवाद, अंत्योदय और सुशासन। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान जो बात कही वो मैं बता दूं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। इस नाते, इस रास्ते से और ये चीजों को, इनको सार्थक बनाने के लिए ही सत्ता में एक बार फिर से आने की कवायद कर रही है बीजेपी। खास बात एक और कि राम मंदिर, जो बीजेपी का बरसों से मुद्दा रहा है, एक बार फिर से वो एजेंडा संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। राम मंदिर का जिक्र है और कहा गया है कि बीजेपी आज भी संकल्पित है कि राम मंदिर का निर्माण जरूर कराएंगे। हालांकि इसको लेकर विरोधियों ने हमला बोलना भी शुरू कर दिया है, लेकिन खैर, राम मंदिर एक मुद्दा बीजेपी में शामिल है। इसके अलावा धारा 370 हो, 35A हो, उसको कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से हटाने की बात भी इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने कही है। रही बात खास यह कि आरजेडी ने भी अपना संकल्प पत्र आज जारी किया है, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री हो या बाकी नेता, क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। जो काम 50, 55, 60 के कालखंड में होना चाहिए था, वो मुझे 2014 से 19 के बीच में करना पड़ा है। 2022 तक हम नए भारत का निर्माण करेंगे, जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ऐसे हमने लगभग 75 स्टेप्स, 75 कदम तय किए। दिस मैनिफेस्टो, in a season of manifestos, is not prepared with a tukade mindset. This has been prepared with a strong nationalist vision. खास बात यह है कि 2022 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, तब से वो लगातार 2022 का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। उनका कहना है कि 75 साल पूरे होंगे आजादी के और उस वक्त तक हमें देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाना है, बुलंदियों पर पहुंचाना है। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने 75 इस तरह की घोषणाएं, 75 इस तरह की बातें, उस तरह के वादे या संकल्प जो कह लें वो किए हैं, ताकि 75 साल पूरे होने पर हम उन संकल्पों को पूरा कर सकें। रही बात आरजेडी की, आरजेडी ने भी आज बिहार में अपना घोषणा पत्र जारी किया। तेजस्वी यादव ने यह घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र की खास बात यह है कि तमाम बातें कही गई हैं। जैसे बीजेपी के घोषणा पत्र में राष्ट्रवाद खास मुद्दा था, इसके अलावा जो उन्होंने कहा सुशासन और अंत्योदय। उसी तरीके से अगर आरजेडी के घोषणा पत्र की प्रमुख बात देखते हैं तो उसमें प्रमुख बात है आरक्षण, क्योंकि आरक्षण को लेकर अलग अलग बातें कही गई हैं और आरजेडी ने कहा है कि इस वक्त जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश हो रही है, वहां बहुत जरूरी है कि एक ऐसी सरकार दिल्ली में आए, केंद्र में आए, जो आरक्षण को सुनिश्चित करे, जो आरक्षण को बचा कर रखे। और अगर हम सत्ता के भागीदार बनने में कामयाब होते हैं तो हम ये काम करेंगे। इसके अलावा जो अगला जनगणना होगा, अगली जो जनगणना होगी, उसके बारे में भी साफ किया गया है कि ये जातिगत आधार पर होगी। ये तेजस्वी यादव ने वादा किया है। अब वो सुन लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं। जिनके राज में 1 दर्जन से ज्यादा सामूहिक नरसंहार हुए, जब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया गया, जिनके राज में उन लोगों ने लोगों को लालटेन थमा दिया, उनके घोषणा पत्र का क्या है? वो तो रद्दी के टोकरी में फेंकने लायक उनका घोषणा पत्र है। ये 65 जो हमने मुद्दे लिए हैं वो महज मुद्दे नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इसलिए हमने इसको कमिटमेंट पेपर कहा है। हम इसे घोषणा, संकल्प पत्र, वचन पत्र आदि आदि नहीं कह रहे।
चलिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता निखिल आनंद जी जुड़ गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता निहोरा यादव जी हैं। ये दोनों एनडीए की तरफ से पक्ष रखेंगे, अपनी अपनी पार्टी की बात रखेंगे। हरखू झा कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं, इस चर्चा में शामिल होंगे। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव जी जुड़े हैं, जो महागठबंधन की और अपनी पार्टियों की बात रखेंगे। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। निखिल आनंद जी, शुरुआत आपसे करते हैं। इस संकल्प पत्र में खास क्या है? राष्ट्रवाद बीजेपी का पुराना एजेंडा है। अंत्योदय बीजेपी की ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, या उससे पहले राजस्थान की प्रदेश सरकार, जब भैरव सिंह शेखावत हुआ करते थे मुख्यमंत्री, उन्होंने अंत्योदय शब्द को बहुत ज्यादा जोर शोर से अपनाया था। तो यह बहुत पुराना एजेंडा है। और सुशासन बिहार में भी बहुत खासा चर्चा में रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान पर यह हमेशा रहा है, और बीजेपी का। तो इन तीन मूल मंत्र को अगर देखते हैं तो ये पुरानी बातें हैं। देखिए, विचारधारा कभी भी पुरानी नहीं और नई जैसी बात नहीं होती है जी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, संगठन विचारधारा की राजनीति करती है। अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है, और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलकर हम अंतिम पंक्ति का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक हम सारे रिसोर्सेज और हमारा डेवलपमेंट इनिशिएटिव पहुंचे, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में हम शामिल करें, यह हमारा लक्ष्य है। और आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कोई कह सकता है, लेकिन ये देश के करोड़ों लोगों का संकल्प पत्र है, जिसको तैयार करने का प्रोसेस पूरे महीने 2 महीने चले हैं। करीब 10 करोड़ लोगों की राय ली गई है, और देश के 500 लोकसभा क्षेत्रों में कम से कम यह संकल्प पत्र के लिए ओपिनियन लिया गया है कि देश की जनता किस तरह का विजन डॉक्यूमेंट चाहती है, कैसा देश चाहती है। नरेंद्र मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल पर उनका क्या विचार है, और आगे वो किस रास्ते पर देश को ले जाना चाहती है। आपका संकल्प पत्र आता है, उसके बाद जब विरोधी हमला बोलते हैं तो वो कुछ मुद्दे गिनाते हैं। वो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, वो कहते हैं बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, वो कहते हैं राम मंदिर का क्या हुआ, वो कहते हैं स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। तो ये वादे तो पूरे हुए नहीं। आप 2022 का सपना लेकर चल रहे हैं। देखिए, हमारा मानना है कि देश की आजादी के बाद असमान शिक्षा और असमान चिकित्सा व्यवस्था, और उसके बाद तमाम असमान जो विकास योजनाएं थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसने देश में एक बड़ी खाई पैदा की। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती रही, एक और राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के स्वाभिमान को बचाना, और दूसरा जो जमीनी बुनियादी ढांचा है उसको व्यवस्थित करके सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत राष्ट्र की मुख्य धारा में देश की आवाम को हम कैसे ले चले, ये बड़ी चुनौती थी। यानी आपको लगता है कि राष्ट्रवाद, जितने भी आपकी जितनी भी बातें अभी भी हम सुन रहे हैं निखिल जी, उसमें राष्ट्र शब्द बहुत, यानी आपको लगता है कि राष्ट्रवादी सोच जब आएगी तभी राष्ट्र विकास के पथ पर जाएगा। ये मूल एजेंडा आपका है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, हम तो कहते ही हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, और सेल्फ तो सबसे लास्ट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम एक बार जेडीयू से प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद हम विपक्ष की तरफ भी चलेंगे। कॉन्सेप्ट ही नहीं है जी। निहोरा यादव जी जरा एक बात बताइए, बीजेपी ने अपने इस एजेंडे में राम मंदिर का भी नाम रखा है। राम मंदिर को लेकर चलिए, आपकी सहमति इस बात पर है कि हाँ, कानून से जो फैसला आएगा वही माना जाएगा, लेकिन इसमें धारा 370 हटाने और 35A को हटाने, ये सारी चीजें भी डाली गई हैं। उसके बावजूद आज जेडीयू नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई वो ये आई कि हमें बीजेपी का जो ये संकल्प पत्र है वो सही लगा है, क्योंकि लगता है कि देश के विकास के लिए सही दिशा में जा रहे हैं। नहीं, आपने चर्चा किया 370 का जी, तो कई 370 के मुद्दे पर जेडीयू के नीति स्पष्ट पहले से है। हाँ, कि 370 के मुद्दे पर हम साथ नहीं जा सकते हैं जी। उस मुद्दे पर। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, मुझको लगता है कि सबसे बढ़िया संकल्प जो देश के लिए होना चाहिए, गरीबों के लिए होना चाहिए, राष्ट्र के लिए होना चाहिए, वो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया है। आज संकल्प पत्र जारी किया है। जी। निखिल जी ने ठीक ही कहा
कि राष्ट्रवाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। राष्ट्र रहेगा तो देश रहेगा, हम लोग रहेंगे। इसीलिए राष्ट्र की सुरक्षा, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी सुरक्षा हो, यह कोई भी शासक शासन करने वाला के लिए आवश्यक है। मैं आपसे एक बात पूछूं, निहोरा जी, एक बात पूछूं कि केंद्र में जो एनडीए की सरकार जवाब दे पाएंगे। नहीं, एक मिनट, कि बीजेपी कहती है कि हम प्रगतिशील सोच की पार्टी हैं, और इसका उदाहरण भी दिया जाता है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, जब उन्होंने अंत्योदय योजना की शुरुआत की तो वो इतनी अच्छी रही कि उसे केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी ने अडॉप्ट किया उस योजना को, जबकि अमूमन ऐसा होता है कि केंद्र की योजनाएं प्रदेश में लागू होती हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सोच जो वो दावा करती है वाकई विकास की तरफ बढ़ती है वो पार्टी, और यही वजह है कि आप उनके साथ तालमेल बिठाते हैं? अभिषेक जी, आप कोई फैक्चुअल एरर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात की भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार पहले राज्य में बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार उसके बाद में बनी। वही मैं भी कह रहा हूं, अंत्योदय का सिद्धांत दीनदयाल उपाध्याय जी का, नहीं ठीक, दीनदयाल उपाध्याय जी का था, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जी के समय वो सरकार में वो नहीं थे। मैं बता रहा हूं कि सरकार में पहली बार भैरव सिंह शेखावत ने लागू किया था, इसे मूर्त रूप में लागू किया, व्यवस्था में लागू किया। मैं वही बात कह रहा हूं कि उसे केंद्र ने अडॉप्ट किया, ये खास बात थी। जी निहोरा जी। जी नहीं, ऐसे अभिषेक जी, ऐसे कई राज्यों के कार्यक्रम रहे हैं, और खासकर मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। हमने बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई योजनाएं बिहार में लागू किया, जिसको अन्य राज्य के अलावे केंद्र ने भी स्वीकार किया। तो ये अच्छी बात है। अगर राज्य सरकार कोई अच्छी योजनाएं लागू करता है तो केंद्र उसको स्वीकार करता है, तो देश हित में है, नागरिक के हित में है, तो ये अच्छी बात है। भैरव सिंह शेखावत ने लागू किया था अंत्योदय सारे लोगों ने लागू किया। कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी अंत्योदय रहा, उसको तो हटाया नहीं। इसलिए बढ़िया जो योजनाएं हैं राज्य हित में, नागरिकों के हित में, केंद्र को अपनाने में क्या दिक्कत है? अपना ही रही है। बिहार की कई योजनाओं को कई राज्य और केंद्र सरकार ने अपनाया है। ठीक है, जरा साहब हम चलते हैं विपक्ष की तरफ, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। हरखू झा जी, पहले आपसे बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में जरा आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? लेकिन याद रखिएगा छोटा छोटा, क्योंकि इसके बाद आरजेडी के संकल्प पत्र पर भी हम आएंगे। पहले बीजेपी पर बताएं। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, उसमें जो आपने प्रधानमंत्री की 3 बातों का जो जिक्र किया है, तो उसमें 2 बातों को आपने छोड़ दिया है। एक, काला धन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है देश को, जो 2014 में बोले थे वो। ठीक है। दूसरा, 2 करोड़ नौकरी देने की बात को उसमें ओमिट कर दिया गया है, वो भी बात आप ये बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में नहीं दिया है, या माफी मांगना चाहिए देश से, हमसे गलती हो गई या हमारा जुमला था, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए था। और इन होल यदि आप हमसे कमेंट लेना चाहते हैं पार्टी के रूप में, तो बीजेपी के संकल्प पत्र को इनके जो अलाइड है अभी, माना जेडीयू बिहार में या रामविलास जी राष्ट्रीय स्तर पर या अन्य दल के लोग, उसमें 3 प्रस्ताव को उन लोगों ने अभी रिजेक्ट कर दिया है। तो इनके संकल्प पत्र में तो अपने आज ही के दिन से 2 नेता उत्पन्न हो गया। कौन सा प्रस्ताव बताएंगे? कौन सा जनता के बीच में जाएगा? कौन सा प्रस्ताव? जैसे 370 धारा 370 राम मंदिर पर स्पष्ट इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। नहीं, राम मंदिर पर तो राम मंदिर पर तो पूरी सहमति है। राम मंदिर पर तो प्रधानमंत्री का भी वही स्टैंड हो चुका है। अब तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं, कोर्ट का फैसले का इंतजार करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। ये क्या वर्ड का इस्तेमाल किया है कि ये तलाश किया जा रहा है? तो भाई आप 35 साल से 39 साल बीजेपी का, नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी में इसमें कहीं अलगाव है, तो इस मुद्दे पर तो सहमति बना चुके हैं। और बीजेपी मिलाकर करके आपको 40-45 साल में आप अभी तक राम मंदिर का तलाश अभी तक जारी नहीं कर सके हैं। ये तो सब पार्टी मान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा ये मान्य होगा। ये तो कांग्रेस भी यही कर रही है। और ये तो फिर आप कांग्रेस को क्यों कंडेम करते हैं कि कांग्रेस का वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर के राम मंदिर का विरोध करता है? हरखू जी को बताइए कि एनडीए के घोषणा पत्र नहीं है, दोनों बीजेपी का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में जनता के पत्र को ये दिखाना पड़ेगा कि हम कंफ्यूज हो गए हैं। घोषणा पत्र एनडीए का ये पार्टी का डबल स्टैंडर्ड है, जनता के सामने कुछ। ठीक है विजय यादव, एक मिनट रुक जाइए जरा सा। विजय जी को भी हम प्रतिक्रिया ले लें, उसके बाद आपसे ले लेंगे जवाब। विजय जी, आप जरा अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपको इस संकल्प पत्र में कमी कहां नजर आ रही है? आपको क्या लग रहा है कि कहां इसमें बीजेपी चूक कर रही है या गलत ट्रैक पर जा रही है? कात्यायन जी, ऐसा है जी कि जो महागठबंधन के संकल्प पत्र हम लोगों ने सब मिलकर अलग अलग जो जारी किया है, उसके बनिस्पत जो भाजपा का संकल्प पत्र है एक कागज का पुलिंदा है जी।
ये लोगों को ठगने का काम किया है। इन्होंने अपने संकल्प पत्र में ये नहीं लिखा है कि जो मैं बेरोजगारों को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लोग विदेश से मैं काला धन लाऊंगा, हाँ 15 लाख रुपया उसके अकाउंट में दूंगा। 15 लाख, देखिए 15 लाख वाला जो है, मुझे लगता है ये अब स्पष्ट हो चुका है कि 15 लाख वाला बयान कहीं नहीं दिया गया था कि 15 लाख लोगों के खाते में जाएंगे, ये स्पष्ट है। ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, हो सकता है आपको भी पता हो, लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं प्रधानमंत्री के मुंह से घोषणा। देखिए वो बयान तमाम चैनलों पर अब चल चुका है, जब प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर उसे एक अंदाजा लगाया जाए तो प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए बैठता है। ये उन्होंने नहीं कहा था कि खजाना लाकर हम लोगों के खाते में डाल देंगे, ऐसा कहीं नहीं। अमित शाह नहीं कप्तान जी, आप विषय से विषयांतर मत होइए। अमित शाह जी ने भी कहा है, इनके कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा था। तो शायद विजय यादव जी फिर मुझे लग रहा है कहीं आप चूक कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बीजेपी ने तमाम सोशल मीडिया के जरिए यह चैलेंज कर दिया है विपक्ष को कि आप वो बयान लाइए जिसमें कहा गया था, तो आप लेकर दीजिए विपक्ष। अमित शाह का आप सर जी अमित शाह का बयान निकाला जाए, हर स्टेट में आप ढूंढ के मीडिया के सामने लाइए। कुछ मुद्दा ऐसे हैं कि जो मैं फुलफिल नहीं कर सका। ठीक है, उन्होंने अपने शपथ पत्र में, संकल्प पत्र में दलित के लिए कुछ नहीं किया। आपने देखा था कि इस शपथ पत्र, इस संकल्प पत्र में इन्होंने जिक्र किया था कि राम मंदिर, आज भी राम मंदिर जिक्र किए। आपको बिल्कुल राम मंदिर हमारा कमिटमेंट है और राम मंदिर ठीक है, इसका जवाब निखिल आनंद जी दे दे जरा। निखिल जी हमारे पास अब नहीं एक मिनट निखिल जी, लेकिन आज तक ले पूरा नहीं करे। इन्होंने भगवान का भी छलने का काम किया, जनता को तो छल। ठीक है विजय यादव जी, विजय जी आपकी बात हो गई, अब इस पर जवाब निखिल जी फाइनल दीजिए, क्योंकि हम आरजेडी पर भी चर्चा करेंगे। निखिल जी आप इसका बताइए, ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ वही कमिटमेंट किए हैं जो आपका पुराना कमिटमेंट था, जो मैंने पहले ही कहा था। कमिटमेंट है, रिपीटेशन तो नहीं है इसमें। पॉलिटिकल कमिटमेंट है, देश की लाखों करोड़ों जनता और आवाम की इच्छा आकांक्षा का प्रतीक है। और ये कांग्रेस से सवाल पूछे जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाल करके राम जन्मभूमि के अस्तित्व को नकारने की कोशिश की और उसके बाद राम सेतु के अस्तित्व को नकारने की कोशिश की, और कांग्रेस पार्टी हलफनामा दायर करती है कि जब तक चुनाव नहीं हो तब तक उसकी डे टू डे सुनवाई है उसको टाल दी जाए। आज देखिए ये आज मैं विजय यादव जी, मैं दोनों पक्षों से कह रहा हूं, सत्ता पक्ष और विपक्ष से, धार्मिक कि मुझे नहीं पता कि बीजेपी का हमारा संकल्प पत्र आतंकियों का, सुनिए बीजेपी का घोषणा पत्र, हमारा संकल्प पत्र आतंकवादियों से सहानुभूति जताने वाले को खारिज करता है। हमारा संकल्प पत्र पाकिस्तान परस्त स्पोक्स पर्सन जो इस देश में है उनको खारिज करता है। चलिए ठीक है निखिल जी विजय जी प्लीज देखिए, मैं इतना जानता हूं कि आम लोग क्या सोचते हैं ये देखना होगा। आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, यानी उसको आप इस तरीके से लीजिए कि आम लोग इसे इस तरीके से ले रहे हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सब कुछ डाला है जो देश के लिए जरूरी था। अब मुझे नहीं पता कि जिसने ये लिखा होगा, नहीं अगर जिसने लिखा होगा हो सकता है वो बीजेपी की सोच के साथ मैच करता हो। एग्रेरियन सेक्टर के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, सिविल एविएशन के लिए। ठीक है, अब जरा आरजेडी के घोषणा पत्र पर आते हैं। आरजेडी के घोषणा पत्र पर प्लीज निखिल जी आरजेडी के घोषणा पत्र पर पहले निहोरा जी आप बताइए। आरजेडी का घोषणा पत्र जो आज मैं देख रहा था उसमें खास बात यह थी आरक्षण। मेरा एक सवाल है, सवाल यह है कि आरक्षण क्या घोषणा पत्र में शामिल करने वाली चीज होनी चाहिए, या आरक्षण एक व्यवस्था है जो समाज में बराबरी के लिए होनी चाहिए? व्यवस्था हो इससे किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन आप घोषणा पत्र में जब देते हैं तो ऐसा लगता है कि आप लोक लुभावने वादे तो नहीं कर रहे, कहीं ये लालच की तरह तो नहीं फेंक रहे? नहीं, ऐसा है अभिषेक जी, हमने भी आरजेडी के घोषणा पत्र को देखा है और आरक्षण के अलावे कई मुद्दे हैं जी, चाहे डॉक्टर लोहिया की चर्चा की गई हो या मंडल कमीशन के अन्य उपबंधों को लागू करने की बात कही गई हो, तो मुझको नहीं लगता है कि कोई घोषणा पत्र इनका आरजेडी का है और कोई अच्छे लोगों ने बनाया होगा। क्योंकि राज्य और देश के जो मुद्दे हैं
उन मुद्दों को एक भी समावेश नहीं किया गया है। डॉक्टर लोहिया की बात करते हैं, कहते हैं हम डॉक्टर लोहिया के शिष्य हैं। क्या था डॉक्टर लोहिया का प्रिंसिपल? उन प्रिंसिपल को कभी अमल करने का काम इन लोगों ने किया। दूसरी बात कहते हैं कि हम मंडल कमीशन के अनुबंधों को लागू करेंगे। मुझको तरस आता है आज कहते हुए इन लोगों को, जब 10 साल यानी बीपी सिंह जिस समय घोषणा किया था मंडल कमीशन, उस समय लागू करवा सकते थे अनुबंधों को भी, या कांग्रेस के साथ 10 साल राज्य में सरकार में केंद्र में रहे, मंत्री भी रहे, उस समय उनकी चिंता नहीं थी। आज तो कम से कम एनडीए के सरकार ने कई मुद्दों को लागू करने का काम किया है मंडल कमीशन का, और आरक्षण के मुद्दे पर ये क्या करेंगे? हर बातों को कहना खास बात वही मैं बता रहा था कि उसमें आरक्षण पूरे घोषणा पत्र में दलितों पिछड़ों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण, 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू करेंगे ताकि आरक्षण की व्यवस्था सही से लागू हो। जनगणना का जो है वो जातिगत आधार पर करेंगे ताकि व्यवस्था में कमी ना हो। और आखिर में ये जो बड़ा दिलचस्प था कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटा देंगे, यानी पहले चरवाहा विद्यालय अब ताड़ी पिलाने के लिए तैयारी हो रही है। निहोरा जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। अरे यही तो आरजेडी की यही पॉलिसी है, तो क्या करिएगा। आरजेडी की जो अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी में कई तरह की बात ऐसी आएगी जो बिहार और देश की जनता को समझ में नहीं आवेगा। ठीक है, हरखुजा जी, पहले ही स्पष्ट मैंने कर दिया कि आरक्षण से मुझे लगता है कि जो लोग भी आज पढ़े लिखे समझदार हैं वो इसको स्वीकार करते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था जरूरी है, लेकिन आप उस व्यवस्था को बार बार अपने मैनिफेस्टो में डालकर क्या बताना चाहते हैं? अभिषेक जी, आरजेडी की बुनियाद, पार्टी की बुनियाद जो पड़ी है, वो सामाजिक न्याय के लिए पड़ी है। निहोरा जी कुछ कह रहे थे, निहोरा जी आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। सुविधा प्रतिबद्धता है वो आरजेडी ने अपने समाज के लिए हरखुजा जी बोल रहे हैं। एक बिंदु पर मैं रोस्टर की बात आपने निहोरा जी क्या बोलेंगे? निहोरा जी जब आरजेडी में थे तो यही मंडल कमीशन का सबका समर्थन करते थे, अब जेडीयू में गए, वो तो आज भी कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर विरोध समर्थन करते हैं, दूसरा ही पार्टी भी समर्थन करते हैं। लोहिया की बात कीजिएगा, समर्थन करते हैं। हरखुजा जी, मेरा सवाल सीधा सा है कि क्या आरक्षण का बार बार जिक्र करके आप किस तरह का दिखाने की कोशिश करते हैं? आप तो 55 साल मंडल कमीशन लागू नहीं होने दिया, आप काका का लेकर आयोग लागू। चलिए निहोरा जी प्लीज, हमारे पास वक्त की कमी है। निहोरा जी वक्त की कमी है, इसलिए हरखुजा जी जल्दी से 10 सेकंड में बात पूरी करिए। मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रहा हूँ कि आप कहते हैं कि ताड़ी पिलाएंगे, आप ताड़ी पिलाने की बात करते हैं, घोषणा पत्र में जो विकास के लिए एजेंडा है, और आरक्षण लागू करेंगे, इससे विकास का क्या मतलब? किसको पूछ रहे हैं आप? नहीं, आपसे हरखुजा जी, आपसे पूछ रहा हूं। ताड़ी पिलाना और आरक्षण देना, बस यही विकास का एजेंडा है? हाँ, नहीं, उसमें बहुत सारे 75 एजेंडा है, एक दो तो नहीं है। तो ये आप आरक्षण का बार बार आपके सहयोगी क्यों डालते हैं भाई? आरक्षण की व्यवस्था देश में है और रहेगी। कि सामाजिक न्याय के बुनियाद पर आरजेडी का गठन हुआ है। सामाजिक न्याय के बुनियाद पर आरजेडी 15 साल बिहार में राज किया है। ठीक है, और अभी तक मतलब वो प्रतिपक्ष के रूप में विजय यादव जी से भी छोटी विजय यादव जी, विजय यादव जी आप अपने सहयोगी के साथ हैं जब आरजेडी में ही। एक मिनट निहोरा जी प्लीज, निहोरा जी, विजय यादव जी, शरद यादव के समर्थकों ने, शरद यादव के गुट ने साफ कर दिया है कि ताड़ी पर प्रतिबंध नहीं हटना चाहिए, यानी अभी ही दो फाड़। विजय जी आपसे सवाल था मेरा। हेलो जी, हाँ कप्तान जी, शरद यादव क्या बोले हैं नहीं बोले हैं मुझे पता नहीं, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है। लेकिन एक ताड़ी पर जहां प्रतिबंध की बात है तो नीतीश कुमार जी ने सरासर पासियों के साथ, दलितों के साथ अन्याय करने का काम किया था। ताड़ी कोई नशा में नहीं आता है। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि यही नीतीश कुमार जी ने कहे थे कि पासियों, मैं साल भर के अंदर पूरे देश में, पूरे राज्य में नीरा बनाकर तुम लोग को बेचने का काम, रोजगार दूंगा। कहां गया नीतीश कुमार? चलिए, यानी अपने बात से वो मुकर गए हैं। निखिल आनंद जी हमारे पास वक्त नहीं है, 10 सेकंड में क्या ताड़ी पिलाना विकास का एजेंडा हो सकता है क्या? कांग्रेस, ये आरजेडी सिर्फ वही राजनीति करती है जो उनके परिवार को, वंशवाद को और उनके भ्रष्टाचार की नीति को बचाने की बात करे। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जैसी घोर सामाजिक न्याय विरोधी पार्टी की गोद में बैठकर कोई सामाजिक न्याय की बात कैसे कर सकता है?
ये तेजस्वी यादव को बचाना मुझे लगता है कि ये सभी दलों से मैं हमेशा बार बार कहना चाहूंगा, सभी पार्टियों को, कि आरक्षण को पहले अपने मैनिफेस्टो से बाहर करें। आरक्षण एक व्यवस्था है जिसको आप विकास का एजेंडा बनाकर लॉलीपॉप, ये बात बेकार की बात है। कांग्रेस, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल आनंद जी, निहोरा जी, हरखू झा जी और विजय यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।